हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज सेक्रीफाइस रेशियोज। व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्रीफाइस रेशियोज? तो ये जो टर्म्स है इसी से मालूम चलता है कि सेक्रीफाइस, ठीक है, जैसे एक थ्योरम है ओकन्स लॉ, ठीक है। ओकन्स लॉ क्या बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इन्वर्सली रिलेटेड है आउटपुट का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो जीडीपी जो है वो घटती है, ठीक है। एक ओकन्स लॉ का एक स्टेटमेंट है। तो अगर मान के चलो ओकन्स लॉ ने ही कहा कि अगर 1% अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर चेंज होगी तो 2% से हमारा जीडीपी सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। या फिर अगर 1% से अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मान के चलो कि 5% पहले अनएम्प्लॉयमेंट था, फिर बढ़ के 7% हो गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो 2% से हमारा जीडीपी घट जाएगा, मतलब 2% से हमारी जीडीपी सेक्रीफाइस हो गया। उसी तरह से अगर इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर 1% से अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो 5% से जीडीपी को सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। तो यही होता है सेक्रीफाइस, मतलब एक चीज़ को जब हम बढ़ाते हैं दूसरे चीज़ को कितने से घटा रहे हैं, कितने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये होता है सेक्रीफाइस रेशियोज, ठीक है, जो कि हम लोग ओकन्स लॉ के एग्जाम्पल के थ्रू से समझे, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, तो पहला खत्म, फिर दूसरे को हम लोग देखते हैं जो कि बेस्ड है फ्लिप कर्व्स कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लिप कर्व्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लिप कर्व्स क्या है। तो फ्लिप कर्व्स जो है एक रिलेशन है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का इन्वर्सली, मतलब किसी भी देश पे अगर इन्फ्लेशन अगर कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा, जो कि फ्लिप कर्व्स का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि इन्फ्लेशन इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट। इफ एनी नेशन वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन देन द नेशन मस्ट हैव टू डू द अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, मतलब उसको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा। यही है फ्लिप कर्व्स। तो फ्लिप कर्व्स का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाई टी, मतलब इन्फ्लेशन ऑफ करेंट ईयर माइनस इन्फ्लेशन ऑफ पास्ट ईयर इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा यू टी। म्यू इज अ मार्कअप प्राइस, जेड इज अ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और अल्फा एक सिग्निफिकेंट रेशियोज है और यू टी दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या एक नेगेटिव रिलेशंस है, ठीक है, एक नेगेटिव रिलेशंस है। पाई टी माइनस 1 इक्वल टू म्यू प्लस जेड माइनस अल्फा यू टी। ये फ्लिप कर्व्स का स्टेटमेंट है। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए मतलब कि कोई प्राइसेस का चेंज नहीं होना चाहिए। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान के चलो दो पीरियड है, ठीक है, ये करंट पीरियड है, ये पास्ट है, ठीक है। सपोज करो कि ये 2023 है और ये 2022 है, तो यहाँ पे भी जो प्राइसेस है वही प्राइस यहाँ होना चाहिए, मतलब प्राइसेस सेम मतलब इन्फ्लेशन सेम, और इन्फ्लेशन जब सेम हो जाएगा, ये दोनों जब सेम हो जाएगा तो इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, यूटी का वैल्यू, और वही यूटी बन जाता है UN, मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग नेहरू भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जहाँ इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन 0 है, ठीक है, मतलब जो करंट ईयर में है वही पास्ट ईयर में था, वही उससे पास्ट ईयर में था, ठीक है। जो भी हम लोग पीरियड में निकाल रहे होंगे तो उस पीरियड में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो मेरा 0 होना चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो अगर यहाँ पे 5% था तो यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, मतलब कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब कोई चेंजेस अगर नहीं होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा कॉन्सेप्ट जो कि इसी से रिलेटेड है, वेज इंडेक्सेशन। व्हाट डू मीन बाय द वेज इंडेक्सेशन? वेज इंडेक्सेशन क्या होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, मान के चलो कि पहले 2% इन्फ्लेशन था, अब जो है एक साल बाद क्या होगा कि 3-4%, 2% से जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेकिन जो इंसान नौकरी कर रहा था तो उसका तो वेज बढ़ा नहीं, ठीक है। इन्फ्लेशन एक तरफ क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ा, एक तरफ क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन दूसरे तरफ क्या होगा कि वेज नहीं बढ़ा। लेकिन जब वेज भी बढ़ता है, 2% से अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, 2% से वेज को भी बढ़ना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेज इंडेक्सेशन, ठीक है, वेज इंडेक्सेशन। तो इसका एक फॉर्मूला जो कि आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो कि हम लोगों ने लैम्डा लिया कि इतने वेज इंडेक्सेशन लेबर है, जितने भी लेबर है हमारे देश में वो इतने लैम्डा
पोर्शन जो है वो लेबर मतलब वेज इंडेक्स है, और 1 माइनस लैम्डा जो नॉट वेज इंडेक्सेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा इंटू यू टी माइनस यू एन। ठीक है, इसका एक जस्ट फार्मूला होता है, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके समझते हैं कि क्या है। तो अगर जैसे मैंने क्या कहा कि लैम्डा जो एक वेज इंडेक्सेशन है, वेज इंडेक्सेशन क्या था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उसी के अलॉन्ग में जो है गवर्नमेंट जो है वेज को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जैसे फाइनल फार्मूला यह है, जस्ट हम फाइनल फार्मूला लिखे हैं, तो एक फाइनल फार्मूला क्या है, यह है मतलब एक चेंज इन इन्फ्लेशन इक्वल टू माइनस अल्फा बाय 1 माइनस लैम्डा इंटू यू टी माइनस यू। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका एक टोटल कोफिशिएंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नीचे में है विथ नेगेटिव साइन, तो ये वाला टोटल कोफिशिएंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो लैम्डा बढ़ाएंगे तो ये टोटल बढ़ेगा, ये टोटल जब बढ़ेगा तो इसके साथ यू टी भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन ये नेगेटिवली साइन है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा बढ़ा, ये जो इसका जो कंपोनेंट है ये बढ़ा, और ये जब कंपोनेंट बढ़ा तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट जब बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ जाएगा, तो फिर जो हमारा इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन लेस देन 0, मतलब चेंज इन इन्फ्लेशन जो है फिर वो लेस देन 0। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है। ठीक, जस्ट एक फॉर्मूला है। तो सिंपली वेज इंडेक्सेशन क्या हुआ कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है वेजेस में भी जो है बढ़ोतरी होना। ठीक है, और वो किस वे से इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन को, जस्ट एक फार्मूला के वे से यहाँ पे समझाएं। ठीक है, चलिए चौथा कॉन्सेप्ट आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं, पांचवा कॉन्सेप्ट है फेट मनी एंड कमोडिटी मनी। फेट मनी क्या होता है, फेट मनी उससे हम लोग बोलते हैं जैसे कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, नो इंट्रेंसिक वैल्यू। जैसे रूपी जैसे एक पेपर नोट है, जैसे 2000 के अगर करेंसी अगर देखा जाए तो उसको बनाने में यार बहुत ही कम कॉस्ट लगा है, बट उसका वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं, दैट इज़ कॉल्ड फेट मनी। उसको बनाने के लिए उतनी कॉस्ट नहीं लगी है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ फेट मनी, दैट इज़ कॉल्ड अ फेट मनी। ठीक है, जिसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं, जिसका कोई अंदर का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रेंसिक वैल्यू, जैसे रूपी। लेकिन दूसरा होता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी किसको बोलते हैं कि जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड क्या होगा कि अपने आप में उसका एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, सिल्वर कॉइन उसका भी अपने आप में एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। जैसे सिल्वर कॉइन का अगर देखा जाए, अगर गोल्ड का अगर 1 रुपये का अगर कॉइन होता है तो यार उससे 1 से उसका ज़्यादा ही वैल्यू होता है। ठीक है, 1 से उसका ज़्यादा ही वैल्यू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मनी। तो सिंपली क्या होगा कि कमोडिटी मनी उसको बोलते हैं जिसका एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, फेट मनी जिसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहता है। जैसे रूपी बेस्ट एग्जांपल कि नोट में तो छपा हो रहता है कि 2000, लेकिन यार बनाने में क्या होता है, उसको बहुत ही कम कॉस्ट लगता है। ठीक है, 10-20 रुपया में आराम से वो जो बन जाता है। लेकिन कमोडिटी मनी जस्ट उसका उल्टा, कि इसका क्या होगा कि जैसे 1 रुपये का गोल्ड कॉइन है, ठीक है, तो उसको बनाने में क्या होगा कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। भले वो है फेशियल एक्सप्रेशन उसका 1 है, बट ये गोल्ड का है, तो गोल्ड का इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा है, फेशियल वैल्यू से उसका ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी। ठीक, फिर छठा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब हो गया कि स्पेकुलेटिव डिमांड जो कि बेस्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देखो 3 टाइप का केंसियन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एक था ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। तो स्पेकुलेटिव मोटिव क्या बताता है कि कोई भी आदमी डिमांड जो है तब तक कर सकता है कि एक लिमिट रेट ऑफ इंटरेस्ट तक। ठीक है, एक लिमिट रेट ऑफ इंटरेस्ट तक था, जो कि हमारा बेस था ट्रांजैक्शन मोटिव पे। लेकिन स्पेकुलेटिव मोटिव जो कि कीन्स के द्वारा है, ये बता रहा है कि जो डिमांड है, जो लोग डिमांड कर रहा है मनी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो यार जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो लोग सोचेगा कि यार चल हम बैंक में क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इससे हमको जो रेट ऑफ रिटर्न्स क्या मिलेंगे, ज़्यादा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो सारे लोग क्या करेंगे, बैंक पे क्या करेंगे, अपने पैसा देंगे। तो क्या होगा कि लोग उतना डिमांड करेंगे नहीं मनी का। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि डिमांड फॉर मनी जो है एक इन्वर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जब एक नेगेटिवली है तो इसका शेप इस टाइप से होगा। ठीक है, एक इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस पे और डिमांड फॉर मनी एक्स एक्सिस पे। जब इसको देखेंगे, सपोज करो कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये मनी इतना ही डिमांड हो रहा था। जैसे जैसे फॉल हुआ, लोग
डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, बाउमन टॉबिन मॉडल ऑफ मनी डिमांड, ठीक है। एक बाउमन टॉबिन मॉडल है मनी डिमांड का। इन्होंने एनालाइज किया कि कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ होल्डिंग मनी। सपोज करो कि आपके पास 1000 रुपया है, तो यार आप उस 1000 को कितना अपने पास रखें और कितना बैंक पे रखें, क्योंकि अगर आप बैंक पे पैसा रखते हैं तो बैंक आपको क्या देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन अगर अपने पास अगर रखते हैं तो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलती। तो इन्होंने बस इसी चीज़ पर उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया जो कि बेस्ड था कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग मनी, कि कितना कॉस्ट्स जो है लगती है और कितना बेनिफिट्स होता है अगर हम मनी को होल्ड करके रखता है। तो उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया था कि होल्ड इज इक्वल टू रूट अंडर वाई एफ बाई 2i। वाई क्या है, मनी, एफ इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होगा कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो यहाँ पे अगर बैंक में अगर वो पैसा रखता है तो उसको जाने में क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ लगता है, तो दैट इज़ वाई एफ। सो रूट अंडर वाई एफ बाई 2i, दैट इज़ अ बाय अकॉर्डिंग टू बाउमन टॉबिन मॉडल। फिर उसके बाद देखते हैं 8 नंबर, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल। तो क्लासिकल मॉडल पे जो बेस्ड था y इक्वल टू एफ ऑफ के एल, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन फंक्शन है दैट जो कि बेस्ड है y इक्वल टू एफ ऑफ के एल, और यहाँ पे क्या था कि कैपिटल और लेबर जो है फुल्ली जो है मोबिलाइज्ड है, ठीक है। मतलब फुल्ली यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग में, मतलब कैपिटल भी है और लेबर भी है। और जब कैपिटल और लेबर दोनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी क्या होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट में होगा। और जैसे ही हमारा आउटपुट भी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर हो गया, तो अगर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इसका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि वर्टिकल आता है प्राइस और इनकम के एक्सिस पे, ठीक है। फिर से एक बार बताने का कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या था। तो क्लासिकल ने इस चीज़ को एज्यूम किया था कि कोई भी नेशंस पे कैपिटल और लेबर जो है फुल्ली यूटिलाइज है, ठीक है, फुल्ली यूटिलाइज है। अगर हम कोई एक प्रोडक्शन फंक्शंस को लेते हैं लाइक वाई इक्वल टू एफ ऑफ के एल, सपोज करो कि यहाँ पे एक कोई हम लोगों ने एक प्रोडक्शन फंक्शन जो कि बेसिक प्रोडक्शन फंक्शंस लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ के एल, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्या था कि यहाँ पे लेबर भी फुल्ली यूटिलाइज है, मतलब कांस्टेंट है, कैपिटल भी कांस्टेंट है। जब ये RHS अगर हमारा कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है यार मेरा LHS भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये y बार क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए ये क्या होगा, जब इसका अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर देखते हैं y एंड p एंड y एक्सिस में, तो LR लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, ठीक है। सो वन स्टेटमेंट, तो इसका एक स्टेटमेंट ही था कि आउटपुट जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्राइस लेवल। आउटपुट जो है कभी भी प्राइस लेवल पे जो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी आउटपुट फिक्स्ड है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो है इसका प्राइस लेवल पे इफेक्ट होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई विल डिलीवर टू यू, दैट the output is not dependent, output is not depend on the price level, but the price is affecting due to the aggregate demand. If aggregate demand is more, then the price level will be changing accordingly to that. So it will totally depend upon the aggregate demand. Okay, so 8 concept will be finished. So let's move to the 9th concept, that is short run aggregate supply curve. Short run aggregate supply curve is given by the Keynesian. Okay, so Keynesian basically was given that is the shortly to issue the new prices. Suppose कि अगर प्राइस अगर चेंजेस होता है, अगर डिमांड चेंज हुआ, तो डिमांड अगर चेंज हुआ तो यार किसी भी फर्म्स के लिए ये बहुत ही जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है प्राइस को चेंज करना इन ए शॉर्ट रन, ठीक है। तो केंसियन ने आया और इन्होंने इन चीज़ों पे इन्होंने एक फॉर्मुलेट किया कि शॉर्ट रन में हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होना चाहिए। तो केंसियन ने कहा कि अगर हमारे देश में अगर डिमांड अगर चेंज होती है तो फर्म्स के लिए बहुत ही हार्ड होता है प्राइसेस को चेंज करना। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस हमारा स्टक हो जाता है, और प्राइसेस हमारा जैसे स्टक हो जाता है तो हमारा उसके जो वेज भी क्या होगा कि स्टक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर प्राइसेस स्टक होगा तो वेज भी स्टक हो जाएगा। तो यही है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अगर डिमांड, ठीक है, तो इन्होंने जो इसका जो डिमांड कर्व था, इसका जो सप्लाई कर्व था, ये क्या था कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। तो अगर डिमांड फॉल हुआ,
डिमांड फॉल हुआ तो क्या होगा कि प्राइसेस तो एज इट इज़ ही रहा। प्राइसेस जब एज इट इज़ ही रहा तो यार जो भी कोई भी फर्म्स है इसका डिमांड चेंज हुआ लेकिन बट इन्होंने प्राइस वही रखा है। जब ये प्राइस अगर वही रखेगा तो क्या होगा कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, आउटपुट फॉल हो जाएगा। लेकिन कोई भी फर्म्स अगर उसी प्राइसेस पे अगर वो लेगा तो जाहिर सी बात है यार कोई भी कस्टमर्स लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका डिमांड कम हो गया। लेकिन उन्होंने प्राइसेस को वही स्टक करके रखा है, जिसके कारण उसकी क्या होगा कि जो सेलिंग होगी वो कम होगी। और जब सेल कम हो जाएगा तो कोई भी फर्म्स अपने वर्कर को क्या करेगा, रखना नहीं चाहेगा, और वर्कर को नहीं रखेगा तो ले ऑफ होगा, और ले ऑफ होगा तो किसी भी इकोनॉमी पे दैट विल क्रिएट अ रिसेशन और द डिप्रिसिएशन इन इकोनॉमी। ओके, सो दैट इज़ द बेस्ड ऑन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि कीन्स के द्वारा दिया हुआ था, ठीक है। और उसका जो डिमांड, उसका जो सप्लाई कर्व्स होता है दैट इज़ अ हॉरिजेंटल, वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक। फिर 10th कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या है, जो कि 1969 में ये स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। ये स्कीम का मतलब ही आपको समझ में भी आ जाएगा कि एक स्कीम है क्या। देखिए, अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लेके आती है, ठीक है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कराना है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होना चाहिए कि एक ऐसी बैंक होना चाहिए जो उस चीज़ को फाइनेंस कर सके, ठीक, जैसे उस चीज़ को फाइनेंस कर सके। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ऐसी स्कीम, सपोज करो कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आया, तो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आया, लेकिन अगर उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है सरकार को तो उसको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। और वो फाइनेंस क्या करता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी लीड बैंक होती है जो इस चीज़ को फाइनेंस कर सके। सो एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री फॉर गवर्नमेंट टू द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है वही ये सारा काम करता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, जो कि 1969 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया था, लीड बैंक स्कीम 1969, ठीक। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 11th कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या होता है, जो कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है बिफोर रजिस्टरिंग अ कंपनी। कोई भी कंपनी अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसको एक प्रीपेड डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉक्यूमेंट है उस कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ जो लिखा हुआ होता है कि उस कंपनी का पावर क्या है, कौन CEO बनेगा, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बिफोर रजिस्टरिंग, मतलब रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी का रजिस्टर करने के लिए जाता है तो उसको फुल्ली डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोला जाता है। और कंपनी मस्ट बी प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन इन द MOA, और ये सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, तभी इसको एक रजिस्टर्ड कंपनी माना जाएगा, अदरवाइज उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और वही डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। I saw most of the concepts are asking in a different examinations, okay, so like in a competitive examination as well. So the memorandum of association is a very important concept regardless whatever you have given in the any examination form. So let's move to the 12th concept. So what is the blue chip shares? So blue chip shares is, you know, ये जो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लार्ज एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होता है जिसका नाम है ब्लू चिप शेयर। ऐसे कंपनी जो कि काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग होता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होता है, लार्ज होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को हम लोग बोला जाता है ब्लू चिप कंपनी, जैसे टाटा, रिलायंस, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लार्ज है और वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े जो प्रॉफिट कंपनी मेकिंग होती है उसको हम लोग बोला जाता है ब्लू चिप शेयर। जब उसके हम शेयर को जब हम लोग खरीदते हैं तो लाइक टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोला जाता है ब्लू चिप शेयर्स, ओके। तो आई थिंक कि ये 12 जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो कि पहला सैक्रिफाइस रेशियोज़ था, दूसरा फ्लिप कर्व्स था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, वेज इंडेक्सेशन था, फेट मनी एंड कमोडिटी मनी था, फिर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी था, बॉमन टॉबिन मॉडल था, लॉन्ग रन
एग्रीगेट सप्लाई कर्व था, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था, ठीक है, लीड बैंक स्कीम था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, ब्लू चिप शेयर था। मतलब ब्लू चिप शेयर कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शेयर खरीदना चाहे बड़े बड़े कंपनी का, बड़े बड़े प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, तो वैसे शेयर जब वो खरीदेगा तो उसका नाम है ब्लू चिप शेयर, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से कनेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि क्लासिकल के द्वारा दिया हुआ था, क्लासिकल ने इस चीज़ को कहा था कि क्लासिकल का ये एजम्पशन ही था कि किसी भी नेशंस पे अगर क्लासिकल मॉडल को अगर रन किया जाए तो वहाँ पे लेबर एंड कैपिटल जो कि ऑलरेडी फुल पोटेंशियल लेवल पे वर्क हो रहा है, मतलब सारे चीज़ जो है, सारे रिसोर्सेज जो है ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है, मतलब फुल कैपेसिटी पे, ठीक है। तो अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन लिया जाए y इक्वल टू f(k)l, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि लेबर भी कांस्टेंट फुल कैपेसिटी पे है, कैपिटल भी फिक्स कैपिटल है, तो ये वाला क्या होगा कांस्टेंट और ये इक्वल है y के, तो ये मेरा टोटल आउटपुट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है, टोटल आउटपुट मेरा क्या होगा कांस्टेंट हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया आउटपुट कांस्टेंट, तो ये मेरा क्या होगा कि एक क्या हो गया कि एक वर्टिकल मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। उसी तरह से मान के चलो मेरा डिमांड कर्व अगर मैंने यहाँ पे लिया, मेरा फर्स्ट डिमांड कर्व यहाँ पे है, अगर मान के चलो डिमांड कम हो गया किसी भी नेशंस पे, सपोज करो कि मनी सप्लाई फॉल हो गया, ठीक है, तो जैसे ही मनी सप्लाई फॉल हुआ तो मेरा प्राइस क्या हो गया कि P1 टू P2 हो गया, और जैसे ही प्राइसेस P1 टू P2 हुआ, ठीक है, तो ये जो है एग्रीगेट डिमांड के कारण हुआ, बल्कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के कारण नहीं, ठीक है। तो प्राइस इफेक्ट बेसिकली ऑन द चेंज ऑफ डिमांड, ठीक। ओके, आई होप दिस lectures will be very helpful for you.